वेलकम प्रोटीन्स क्लास 8th साइंस का हमारे पास ये दूसरा चैप्टर है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई। नाम से ही क्लियर है, ऐसी दुनिया के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज जो हमारे आंखों से हमें नहीं दिखता है, हमारे नंगे आंखों से, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट से। ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, एट द सेम टाइम ईजी भी है। और मैं ये जो एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ आज वन शॉट वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, मुझे लगता है कि आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं एक एक चीज़ें बहुत क्लियर कर दूंगा और बिल्कुल हलवा बना करके दूंगा यार, मतलब बिना चबाए निकल जाना है। मुझे लगता है कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये एक पिक्चर है जहाँ पर एक लीफ यानी पत्ते को ऐसे जूम करके दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे उसमें छोटे छोटे सेल्स होते हैं। गुड, ठीक है। तो ये कैसे हमारे आंखों से छुपा हुआ है, व्हाट इज हाइडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ अस। ओके, लेट्स गो अहेड। सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग एंड दिस इज ऑल अबाउट एनसीईआरटी। लाइक आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्यूरियोसिटी एनसीईआरटी आज के नए सिलेबस में शामिल है, हम उसी को लेकर के आए हैं। देखो, दुनिया में ना एक टाइम तक बहुत कंपटीशन था। लोग ना ऐसी चीज़ें देखना चाहते थे जो उनके आँखों से परे था, जो उनके आँखों से दूर था। लेकिन लोगों के पास ना ऐसा कोई स्रोत नहीं था, ऐसा कोई सोर्स नहीं था कि वो इन चीज़ों को देख सके। तभी जाकर के दाल का जैसा, मतलब है ना, लेंस की खोज हुई, डिस्कवरी हुई। और ये लेंस से लोगों ने एक ऐसे दुनिया में झांकना शुरू किया जो अब तक छुपा हुआ था। फिर ये लेंस धीरे धीरे क्या हुआ सर, डेवलप हुआ। लेंस में हम लोगों ने और ज़्यादा, है ना, एक्सपेरिमेंट्स किए और अच्छे से अच्छे बेहतर लेंस बनाए, और वो लेंस से हम और बेहतर तरीके से उस दुनिया को देख पाए जो हमारे नॉर्मल दुनिया से बिल्कुल अलग था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ था। ओके, सो यहाँ पर आपके किताब में एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है जिसमें आपको कहा जाता है कि एक राउंड बॉटम फ्लास्क में आपने पानी भर करके उससे किसी बुक के टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश करनी है। आपके पास ऐसा नहीं है तो आप गिलास में या बॉटल में भी ट्राई कर सकते हो। आपको चीज़ें जूम्ड दिखेंगी, मैग्नीफाइड दिखेंगी। यहाँ पर लिखा, अ राउंड बॉटम फ्लास्क फिल्ड विद द वाटर एक्ट्स लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू रीड लेटर्स। थोड़ा सा बड़ा करके दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे हमने फाइंड आउट किया इनविजिबल वर्ल्ड को, उसका एक थोड़ा सा झलक है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में है। तो बच्चों, ये जो पूरा चैप्टर है इसमें दो पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। सबसे पहला पार्ट किसके बारे में है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में है। दूसरा पार्ट आपको पहला पार्ट आपको सेल के बारे में है। हमारे बॉडी में सेल होता है, ये सेल के बारे में है। और दूसरा पार्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में है, ठीक है। तो हम पहले पार्ट को यहाँ पर देखेंगे। उसकी शुरुआत होती है 1665। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे। ये एक साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले इस दुनिया में, यानी माइक्रोबायोलॉजी की दुनिया में कदम रखा था। वैसे तो इस साइंटिस्ट से पहले भी लोग लेंस को जानते थे, और ऐसा नहीं कि इसने ही पहली बार माइक्रोस्कोप बनाया था। लेकिन माइक्रोस्कोप का जो यूज़ इन्होंने किया, रॉबर्ट हुक ने किया, वो पहले कोई नहीं कर रहा था। अगर हम बात करें तो रॉबर्ट हुक ने खुद अपने से माइक्रोस्कोप बनाया था, और इस माइक्रोस्कोप से वो अलग अलग चीज़ें देखने का ट्राई कर रहा था। इसने क्या करा, एक किताब पब्लिश करा जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या था? आपको डेट याद रखना है, 1665, ठीक है, 1665। माइक्रोग्राफिया एक ऐसा बुक था जिसमें ऐसे ऐसे चीज़ें, ऐसे ऐसे पिक्चर्स दिए गए थे जो बहुत ही रेयर थे। यानी कह सकते हैं कि वो पिक्चर्स नॉर्मली कोई नहीं देख सकता था। इन्होंने माइक्रोस्कोप से चीज़ों को देखा, और उसके जो भी उसको दिखे उसको उन्होंने फ़ोटो बना करके अपने किताब में शामिल किया। ये वो किताब थी, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले क्या देखा सर? इन्होंने ही सबसे पहले क्या करा, एक सेल टर्म दुनिया को दिया। इसने क्या देखा था? कॉर्क सेल देखा था। इन्होंने पौधे का, प्लांट का, है ना, एक कॉर्क सेल देखा था, लेकिन ये लिविंग नहीं था। आप कहेंगे सर प्लांट तो लिविंग होता है। देखो बच्चों, प्लांट लिविंग होता है, लेकिन ये मरे हुए प्लांट के किसी पतले से छिलके को देखा था जिसे कॉर्क कहा जाता है। उसको जब इन्होंने देखा तो उसने क्या देखा बच्चों?
उसने देखा ऐसे माइक्रो वर्ल्ड को देखा। उसने देखा कि कुछ हनी बी के जैसा छोटा छोटा उस कॉर्क में दिख रहा है। वो छोटा छोटा घर जो था उसको उन्होंने छोटा घर यानी सेल कहा। उसने क्या कहा? छोटा घर यानी सेल कहा। तो सबसे पहले ये जो सेल नाम दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? आ गई। चलिए ठीक है। इन्होंने क्या देखा था? कॉर्क का स्ट्रक्चर देखा था। कैसा दिख रहा था? हनी कॉम्ब जैसा दिख रहा था, मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिख रहा था। और उस छोटे छोटे घर का नाम उसने क्या रखा? सेल रखा। इतनी बात आपको इसके बारे में याद रखना है। रॉबर्ट हुक, उसकी खोज, इन्होंने सबसे पहले क्या करा? सेल को देखा था। ये किसका था? प्लांट का था। उसके बाद एंट्री होती है एंटोनी वैन लेeuwenhoek की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पर इन्होंने 1660s लिखा है, तो आप कहेंगे सर 1665 बाद में, 60s पहले, फिर ये क्यों बाद में आया है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये भी माइक्रोस्कोप अपना बनाया था और इसका माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक से बेटर था। इन्होंने चीज़ों को देखा था, लेकिन लेeuwenhoek पहले ये सब चीज़ नहीं देख रहे थे। सेल वेल पहले ये देखते थे, जैसे कपड़े वपड़े की बुनाई उनाई देखते थे कि कैसे चीज़ों को डिटेल से देखते थे, है ना, कपड़े का धागा किस तरीके से बुना हुआ है, क्वालिटी चेक करने के लिए और अलग अलग चीज़ें देखने के लिए इस्तेमाल करते थे। इस तरह बायोलॉजी में या माइक्रोबायोलॉजी में उनकी एंट्री नहीं हुई थी। 1674 में, है ना, शायद इनका जो अचीवमेंट है जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो पब्लिश हुआ था। बेसिकली ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या देखा था? बैक्टीरिया को देखा था, या कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा था। इन्होंने पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा था माइक्रोस्कोप से, ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो कि हिल डुल रहा था या जिंदा था और वो नेकेड आई से नहीं दिख रहा था। ऐसी चीज़ को पहली बार इन्होंने देखा था। किसने? एंटोनी लेeuwenhoek ने देखा था। और उसके बाद उन्होंने ब्लड सेल को भी देखा था। इसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ये जो हमारा चैप्टर है इनविजिबल वर्ल्ड, ये माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर है। इसमें ऐसी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे आंखों से परे हैं। और ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? लेeuwenhoek है। क्यों है? क्यों इन्हें लिविंग सेल देखा था। अब ये कैसा सेल देखे थे? डेड सेल देखे थे। ठीक है, चलिए। हालांकि सेल तो लिविंग का ही पार्ट होता है, सेल तो ऑर्गेनिज्म का पार्ट होता है। ठीक है। की पॉइंट, लेंसेज इंप्रूव ओवर टाइम टू क्रिएट माइक्रोस्कोप अलाउइंग ह्यूमंस टू सी व्हाट द नेकेड आई कुड नॉट। जाहिर सी बात है, टाइम के साथ, है ना, जो बात मैंने पहले ही कह दी कि इंप्रूव हुआ लेंसेज में और हुआ। इतनी चीज़ें आप इसमें याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमें सेल के बारे में बेसिक जानना है। ठीक है। एक बात मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ यहीं पर, हम यहाँ पर इसको चैप्टर को एक हिसाब से रिवाइज कर रहे हैं। हम यहाँ पर चीज़ों को शॉर्ट में देख रहे हैं, हम बहुत डिटेल नहीं देख रहे हैं। अगर आपको सच में बहुत डिटेल देखना है, एक एक लाइन, एक एक वर्ड एनसीईआरटी का समझना है, तो मैंने ऑलरेडी आपके इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ा रखा है। एनसीईआरटी का जो चैप्टर 2 है इनविजिबल वर्ल्ड वाला, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप जाकर के वो वीडियो देख लो, उसमें हमने लाइन बाय लाइन चीज़ों को क्लियर किया है। यहाँ पर हम शॉर्ट में, वन शॉट में हम चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं। ओके बच्चों। अच्छा, रही बात नोट्स की, जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, मैं नोट्स, हैंड रिटन स्टाइल का नोट्स फ्री में आपको दे रहा हूँ। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप जाकर के टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो यहाँ का चीज़ें आपको कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप चीज़ों को समझ लो। नोट वहाँ से डाउनलोड करके आप लिख लेना, पढ़ लेना, याद कर लेना, एग्जाम के लिए आपका काम हो जाएगा। ठीक है। और इसके लिए आपको सिर्फ करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना दोस्तों को, ताकि उनको भी एक बेहतरीन सा वीडियो मिल जाए। अगर हम बात करें सेल की, जो कि क्या है सर? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। हम लोग सेल से बने हुए हैं, या हम ही नहीं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं। मैं क्या बोला? ऑर्गेनिज्म। आप इस वर्ड को थोड़ा समझिएगा। इसमें सब आ जाते हैं, इसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, इसमें सभी एनिमल्स भी आ जाते हैं। अब देखिए, प्लांट्स और एनिमल्स की दुनिया में छोटे से लेके बड़े तक, और एनिमल की दुनिया में छोटे से लेके बड़े तक, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में शामिल हैं। ऑर्गेनिज्म का मतलब जंतु, जीव, जिसमें सब कुछ शामिल है। वो प्लांट जो हमारे नेकेड आई से हमें नहीं दिखता, या वो एनिमल जो हमें हमारे नेकेड आई से नहीं दिखता, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, इस तरीके से बड़े से बड़ा, जैसे कि व्हेल और जिराफ, और इस तरीके से प्लांट का है ना, बड़े से बड़ा ट्री, सब के सब जो है इसमें शामिल हैं। जब मैं ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ तो मैं सारे लिविंग वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर हम जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं
वो सेल से बने हुए हैं। सेल ही सबका बेसिक यूनिट है, जो फंक्शनिंग है उसी के फंक्शन से पूरा बॉडी फंक्शन करता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं सर। लिखा है A typical cell is bounded by a membrane filled with cytoplasm and contains a nucleus। ये जो चीज़ें दी गई हैं इसको आप याद रखेंगे कि सेल में क्या क्या होता है। पहली चीज़ है कि मेम्ब्रेन से जुड़ा घिरा हुआ रहता है, इसके बाहर में एक बाउंड्री होती है जिसको मेम्ब्रेन कहते हैं, जो सेल को स्ट्रक्चर देता है, जो सेल को फिक्स करता है, जो सेल को एक दूसरे सेल से सेपरेट करता है, प्रोटेक्ट करता है। दूसरी चीज़ इसमें साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर लिक्विड जैसे या फिर जेली लाइक चीज़ें होती हैं, जिसमें सेल का जो फंक्शन है वो होता है। जो हम लिविंग का जो लाइफ प्रोसेस के जो फंक्शन है वो सब सेलुलर लेवल पे साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। फिर उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो पूरे सेल को हैंडल करता है, पूरे सेल को कंट्रोल करता है, या आप कह सकते हो कि न्यूक्लियस मास्टर पार्ट ऑफ द सेल है, जो समझ लीजिए कि पेरेंट है, या जो कह लीजिए कि आप मेन फंक्शनिंग और फंक्शन करवाने वाला पार्ट है। ये तीन मेन पार्ट हो गए क्या सर? एक सेल मेम्ब्रेन, एक साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस, ठीक है। उसके अलावा प्लांट सेल, एनिमल सेल की नहीं, प्लांट सेल में एक्स्ट्रा क्या होता है? सेल वाल होता है। सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वाल होता है। इसी चीज़ को यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक प्लांट सेल का फोटो है। ये फोटो यहाँ से ये गलत दिया हुआ, ये जो लकीर है यहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक नहीं। तो ये जो प्लांट सेल है इसमें अंदर का जो एक मेम्ब्रेन है ऐसा वाला, ये अंदर वाला मेम्ब्रेन आपका सेल मेम्ब्रेन है, और बाहर से जो आप देख रहे हो ऐसा वाला, ये बाहर से ऐसा वाला, ये आपको सेल वाल है, ठीक है। एनिमल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वाल नहीं होता है। प्लांट में सेल वाल होता है जो उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा रिजिडिटी देता है। तो अगर हम बात करें तो कह रहा है कि सेल वाल जो है वो एक स्टिफ आउटर कवरिंग है जो प्लांट के बैक्टीरियल, प्लांट में और कुछ प्लांट ही के बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, जो पेड़ पौधे को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है, रिजिडिटी देता है। मेरा इस वर्ड को आपको याद रखेंगे, वैसे तो नोट में चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बट आपको याद रखना है समझने के लिए कि काम, क्योंकि अक्सर अगर कोई चीज़ पूछा जाता है एग्जाम में तो आपको हर एक सेल के पार्ट का फंक्शन पूछा जा सकता है। तो प्लांट सेल में सेल वाल का जो फंक्शन है वो आपको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। क्लियर? जो अंदर का मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, ये वाला सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है। ये द फिक्सेबल आउटर लेयर है दैट कंट्रोल्स व्हाट इंटर्स एंड एग्जिस्ट। ये जो लेयर है, चाहे वो प्लांट में हो, जैसे प्लांट में भी बाहर लेयर होता है, ये पहले बात तो शेप देता है, बाउंड्री देता है, एक दूसरे सेल से ये सेपरेट करता है, ये जो लाइन है। उसके अलावा कह रहा है कि ये कंट्रोल करता है कि क्या चीज़ें अंदर आएंगी और कौन सी चीज़ें सेल से बाहर जाएंगी। कोई चीज़ें सेल के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको अंदर भी आने देना है, और जो बेकार से चीज़ें हैं उसको सेल के बाहर भी लेके जाना है। ये दोनों चीज़ें अलाउ करता है सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? उसके बाद आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये वाला दिखाया गया है, ऐसा ही कुछ सेंटर में पाया जाता है प्लांट के भी, यहाँ पर सॉरी एनिमल के भी, प्लांट में थोड़ा साइड में। न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट है, ये डीएनए कंटेन करता है और ये रेगुलेट्स एक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारे सेल में क्या चल रहा है ये पूरा डिसाइड करता है कौन? न्यूक्लियस। प्लांट में भी एनिमल में भी डीएनए रखता है, इसका मतलब है कि पूरा इन्फॉर्मेशन रखता है। डीएनए, क्रोमोसोम्स, जीन, जो हमारे बॉडी का इन्फॉर्मेशन रखने वाली चीज़ें हैं। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल डिवीज़न। क्या है सर? सेल डिवीज़न, यानी एक सेल से दो सेल जो बनेगा इसका भी डिसीजन कौन लेता है सर? इसका भी डिसीजन न्यूक्लियस लेता है, और न्यूक्लियस ही सेल डिवीज़न का जो प्रोसेस है वो करता है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, जैसे ये एक सेल, दो सेल बनेगा तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा अंदर से, और फिर ये दो सेल अलग अलग बन जाएगा, ठीक है। फिर ये दो अलग अलग सेल बन जाएगा। तो सेल डिवीज़न में भी कौन हेल्प करता है? न्यूक्लियस हेल्प करता है, मेन रोल अदा करता है। इतनी बात आप याद रख लेंगे। आई होप कि इतना समझ में आ गया है। अब आते हैं सर हम साइटोप्लाज्म पे। साइटोप्लाज्म है ना, ये वाला सब, ये लिक्विड वाला पार्ट है जिसमें आप बाकी चीज़ें देख रहे हैं। ये नहीं, ये नहीं, ये वैक्यूल है। इसको बोलते हैं वैक्यूल। क्या बोलते हैं? वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल इतना बड़ा सा सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में कभी वैक्यूल एब्सेंट होता है, या फिर वैक्यूल बहुत छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं। प्लांट में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है जो मेनली वाटर और कुछ मिनरल्स कंटेन करता है। ये प्लांट के सेल को टाइट बनाता है और ज़्यादा रिजिड और हार्ड बनाता है। इतनी बात समझ गए? वैक्यूल मेनली प्लांट सेल में बड़ा सा होता है, एनिमल सेल में छोटा मोटा होता है या नहीं भी होता है। रही बात साइटोप्लाज्म की, तो प्लांट सेल में भी साइटोप्लाज्म होता है और एनिमल सेल में भी साइटोप्लाज्म होता है।
साइटोप्लाज्म में ही सारी चीज़ें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर और भी कोई चीज़ें हैं, सब जो है प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। इसका जो डिटेल है वो क्लास 9th में है। क्लास 9th में एक चैप्टर आएगा सेल के बारे में स्पेशली, आप वहाँ पर जो है इसका डिटेल पढ़ोगे, ठीक है, कि सेल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। और भी चीज़ें हैं, जैसे एनसीईआरटी में भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई हैं, वो आप जो है क्लास 9th में बहुत डिटेल से पढ़ोगे। गुड। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है सर, फ्लूइड वेयर केमिकल रिएक्शंस आकर, मतलब देखो हमारे बॉडी में जो लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं, हमारे बॉडी का हर एक सेल जो काम कर रहा है ना, उसका फंक्शन जो है ना, उसका सारा काम कह लीजिए कि साइटोप्लाज्म में ही होता है। ये आप अच्छे से समझ के रखेंगे। क्लियर। हम लोगों को 2 एक्टिविटी दी गई थी। अगर आप बात करें क्लास 8 के एनसीईआरटी की, तो एक एक्टिविटी था ये सेल देखने का, एक एक्टिविटी था हम लोग प्लांट सेल को देखे थे, एक एक्टिविटी में हम लोग एनिमल सेल को देखे थे। प्लांट सेल देखने के लिए हमने जो एक्टिविटी किया था वो था प्याज का अंदर से एक पतला सा वाइट वाला लेयर जो होता है प्याज का, है ना, अंदर से ऑनियन का अंदर से पील निकलता है, उसको आप एक सेफ्रेनिन बोल करके एक होता है ना, सेफ्रेनिन है ना, एक रेड या पिंक कलर का होता है, लैब में पाया जाता है, उसमें डुबा करके उसको थोड़ा कलरफुल करने देखने के लिए, नहीं तो ट्रांसपेरेंट होता है, डुबा करके फिर उसको वाटर में डुबा करके ताकि उसमें एक्स्ट्रा कलर निकल जाए, उसको हम एक स्लाइड पे, जो कि माइक्रोस्कोप से देखने के लिए यूज़ होता है, स्लाइड पे रखेंगे ब्रश से अच्छे से क्लियर करके, उसके ऊपर से एक जैसे रख देंगे, उसके ऊपर से एक कवर स्लिप लगा देंगे, फिर उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो जो स्ट्रक्चर दिखेगा है ना, वो कुछ ऐसा है ना, वो स्ट्रक्चर दिखेगा जैसे कि है ना वाल हो और उसमें जैसे है ना कुछ ये रेक्टेंगुलर शेप दिखेंगे, है ना, और सबके सेंटर में न्यूक्लियस दिखेगा। ये क्या है सर, आपका अनियन सेल है, ठीक है, ऐसा दिखेगा, जिसमें क्या होते हैं, सबसे बाहरी लेयर में सेल वाल होते हैं, उसके जस्ट अंदर में सेल मेम्ब्रेन होता है। ये जो आप डॉट देख रहे हो ये न्यूक्लियस होता है, जो कि थोड़ा साइड में होता है, एग्जैक्टली सेंटर में नहीं होता है। प्लांट सेल में थोड़ा साइड में होता है, एनिमल सेल में मेनली सेंटर में होता है। इतनी बात। दूसरा जो एक्टिविटी था वो था हमारा चीक सेल। इसमें क्या करना था, है ना, तो इसका शेप हमने कहा रेक्टेंगुलर मेनली, है ना। उसके बाद चीक सेल आपको अपने अंदर से, है ना, चीक के अंदर से थोड़ा सा टूथपिक वगैरह से निकालना है, उसको आप यूज़ करेंगे उसके लिए भी। अच्छा, इसमें आप ग्लिसरीन भी डालते हैं देखने से पहले, थोड़ा सा जब इसको रख देते हैं, स्लाइड को रखते हैं, कवर स्लिप लगाने से पहले ग्लिसरीन डालते हैं ताकि ये सूखे नहीं। ऐसे चीक सेल को भी निकाल करके उसमें भी थोड़ा, है ना, मेथिल ब्लू आप उसमें थोड़ा डाल देंगे कलर, है ना, ताकि वो दिखे कलरफुल, जैसे कि यहाँ पर ब्लू दिख रहा है। उसके बाद उसमें भी थोड़ा ग्लिसरीन डाल के उसमें कवर स्लिप लगा करके अगर देखेंगे तो उसका सेल कुछ ऐसा दिखेगा। एनसीईआरटी में भी ऐसा फोटो दिया हुआ है, जो कि अलग अलग शेप का या अलग अलग, जिसके 4 कोना 5 कोना अलग अलग किस्म का है, या ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो सबसे बाहरी सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर साइटोप्लाज्म और फिर सेंटर में ये सब जो है डॉट वाला न्यूक्लियस है। तो मेनली 3 पार्ट, सेल वाल, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, हम यहाँ पर क्लास 8th में समझेंगे और इसके काम को याद रखेंगे, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। इतनी बात अगर आप याद रख लेते हैं तो ये आपके लिए इनफ है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर। हमारे पास अगला है टॉपिक है कि वाई डू, है ना, सेल्स लुक डिफरेंट। देखो सेल का ऐसे मेनली स्ट्रक्चर हमने कहा कि जब आपने अनियन का देखा तो रेक्टेंगुलर शेप का, या आप जब चीक सेल देखे थे तो वो पॉलीगन शेप का था। लेकिन ये इतने डिफरेंट क्यों देखते हैं? जैसे यहाँ पर 2 आपको सेल का एग्जांपल और फोटो दिया हुआ है। एक दिया है ये आपका मस्कुलर सेल है, मसल सेल है ना, और दूसरा ये आपका नर्व सेल है। दोनों ह्यूमन में या एनिमल्स में पाए जाते हैं। हमारे जो मसल्स हैं उनके सेल्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से स्पिंडल शेप के लंबे से होते हैं। हमारे पास जो नर्व सेल है वो ऐसे ब्रांच्ड है ना, और ये बहुत लंबा सा होता है। ये अलग अलग शेप के 2 दिखाया गया है। उसके अलावा ब्लड सेल है, स्पर्म है ना, उसके अलावा आपको कार्डियक सेल, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग सेल है ना। हमारे पेट के अंदर, स्टोमक में अलग अलग किस्म का सेल है। तो ये बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग किस्म का सेल क्यों होता है? इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है, फंक्शन। लिखा है कि सेल डिफर इन शेप्स एंड साइज, याद रखेंगे, एनिमल में भी प्लांट में भी। एकदम से फिक्स नहीं है कि यही शेप का होगा, बल्कि डिफर कर सकता है। किस पे? यूनिक शेप इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म, कि वह कैसा काम करता है। सेल का काम पे डिपेंड करता है कि उसका शेप कैसा होगा। मसल्स का काम अलग है, नर्व का काम अलग है। जो न्यूरॉन सेल है, यहाँ पर क्या लिखा है कि इलोंगेटेड एंड ब्रांच्ड, ऑप्टिमाइज्ड टू क्विकली पास मैसेज अक्रॉस द इंटायर बॉडी। जैसे
ये सेल कहाँ पाया जाता है? ये 1-1 मीटर लंबा सेल होता है, नर्व सेल। ये हमारे नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, हमारे ब्रेन में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, हमारे नर्व्स में ये सेल पाए जाते हैं। हमारे बॉडी से जैसे कि कोई इन्फॉर्मेशन इस हाथ से इसको पहुंचाना है ब्रेन तक, और ब्रेन के मैसेज को या रिएक्शन को फिर वापस लाना है इस हाथ तक, तो ये मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन इसी सेल से होता है। तो ये एक लंबा सा सेल, मान लो यहाँ से लेके पूरा ब्रेन तक होगा, या हमारे टो से लेके हमारे ब्रेन तक होगा, एक लंबा सा सेल होगा जो क्या करेगा, इजीली क्विकली मैसेज को यहाँ से वहाँ सेंड कर पाएगा। इसीलिए ये सेल लंबा सा होता है और ब्रांच्ड होता है ताकि बॉडी के हर एक सेल तक फैल सके। गुड। तो इसका काम अलग है, इसलिए इसका शेप अलग है। इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी साइटोप्लाज्म है ना, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन है। इसका काम अलग है, इसका भी डिज़ाइन अलग है। इसमें भी साइटोप्लाज्म है, इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन है। तो हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पे अलग अलग किस्म के शेप होते, सेल होते हैं। जैसे हमारा जो स्टोमक है, स्टोमक में अलग अलग किस्म के एसिड निकलते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, पेप्सिन वगैरह निकलता है, जो क्या करता है, डाइजेशन के में हेल्प करता है। इस तरीके से हमारा जो कार्डियक है, वहाँ पर क्या होता है, लगातार बीट होता है, हार्ट में बीट होता है, नहीं, एक तरह का इलेक्ट्रिक शॉक्स की तरह काम करता है वहाँ पे, तो वहाँ का सेल अलग होगा। इसी तरीके से हमारा जो बाकी स्टोमक के बाद जो इंटेस्टाइन वगैरह है, उसमें क्या जैसे मूवमेंट्स वगैरह होते हैं जो हमारे फूड को है ना पहुँचाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो उसका सेल एक अलग ही किस्म का होगा। तो हर एक बॉडी के पार्ट में अलग अलग फंक्शन के हिसाब से अलग अलग किस्म का सेल पाया जाता है, इतनी सी बात है। क्लियर? जैसे स्पिंडल शेप्ड है, इसको याद रख लेंगे, है ना। ऑप्टिमाइज फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, क्योंकि ये क्या होता है, देखो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से मूवमेंट होती है कि नहीं है, तो इसके लिए ये ज़रूरी है। ठीक है। उसके अलावा कह रहा है क्या, रिलैक्सिंग टू पुश फूड डाउन टू द स्टोमक। अब ये एक दूसरा होता है, जैसे कि स्टोमक वाले में है ना, फूड्स को यहाँ से वहाँ, हमने कहा कि मूवमेंट करने के लिए भी उसके खास किस्म के सेल पाए जाते हैं। चलो, मस्कुलर सेल्स वो भी मसल्स में ही आते हैं, जैसे स्टोमक का भी क्या है, मसल से तो है, लेकिन एकदम नहीं है कि हमारे यहाँ का मसल्स और वहाँ का मसल्स एकदम सेम हो, ये भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि कुछ अलग भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास है ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, इसका नाम है कि हाउ सेल्स बिल्ड एन ऑर्गेनिज्म। हमने शुरू में ही एक चीज़ कहा कि हम लोग सेल से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है। हमारे बॉडी में अलग अलग सेल, अलग अलग किस्म के सेल मिलकर के हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है। हर एक सेल अपने हिसाब से फंक्शन कर रहा है, और उस सारे फंक्शन को मिला करके हमारा बॉडी फंक्शनिंग है ना। हम लोग का सेल डेड हो जाएगा तो हम लोग भी डेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल सेल एन एग दैट डिवाइड्स रिपीटेडली। क्या कहा जा रहा है, हम ह्यूमन की ही बात कर रहे हैं, तो हमारे मदर के अंदर क्या पाया जाता है, हमारे मदर में क्या पाया जाता है, एग सेल पाया जाता है। हम लोग जैसे फादर से स्पर्म आता है, मदर में एग होता है, तो एग तो इंसान में भी होता है, ऐसे बाकी भी जानवरों का एग होता है। वो एग क्या होता है सर, फर्टिलाइज होता है, फर्दर डेवलप होता है, 1 से 2, 2 से 4, और इस तरीके से यह मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई होकर के पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। मतलब जो लाइफ की स्टार्टिंग जर्नी होती है वो एक सिंगल सेल से ही होती है, और सिंगल सेल से वो कॉम्प्लेक्स बॉडी बन जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत सारे सेल से मिलकर के बने होते हैं, जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं, उसको बोलते हैं है ना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और क्या बोल सकते हैं, अरे भाई मैं कैसे ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से बनते हो, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, है ना, ये सिंगल सेल से मिलकर बना है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और कह रहा है कि द लिविंग बींग्स मेड ऑफ मेनी सेल्स इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हम हाथी, घोड़ा, है ना, पेड़ पौधे सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्लियर? यहाँ पर जो आपको एक स्टेप्स दिखाया गया है, पहला आप देखिए, सबसे पहला है सेल। जैसे एक सेल की बात करें कि वहाँ से जीवन की शुरुआत होती है, वो मल्टीप्लाई होता है और वो टिश्यू बनता है। टिश्यू कहते हैं अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन। जैसे हाथ का सेल है, इसके सारे सेल एक जैसे होंगे और एक जैसे काम भी करते होंगे, तो ये ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू कहलाए। ऐसे ही हार्ट का सेल है, एक जैसा होगा और एक जैसा काम करता होगा, तो वो टिश्यू कहलाए, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू। तो हमारे सेल से मिलकर के टिश्यू बनता है, और टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन बनता है। जैसे हमारे स्टोमक एक ऑर्गन है फोटो के हिसाब से, हमारा हार्ट एक ऑर्गन है,
हमारा हैंड एक ऑर्गन है, हमारा क्या बोलते हैं कि लंग एक ऑर्गन है। तो अलग अलग ऑर्गन बनता है, अलग अलग टिश्यू से मिलकर के अलग अलग ऑर्गन बनता है। अब ऑर्गन ऑर्गन मिल करके एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे यहाँ पर देखिए पैंक्रियास को दिखाया गया, लिवर को दिखाया गया है, स्टमक को दिखाया गया, इंटेस्टाइन को दिखाया गया, सब अलग अलग ऑर्गन है और मिल करके कौन सा सिस्टम बन गया? डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया। कौन सा सिस्टम बन गया? डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया। तो ये क्या हो गया? ऑर्गन सिस्टम हो गया, है कि नहीं? डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे ही मान लो क्या कि रिस्पिरेटरी सिस्टम है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारे पास अलग अलग बॉडी में सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है। तो ये सारे अलग अलग सिस्टम जब फिर मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, जैसे एक ह्यूमन बॉडी। है आसान? तो भाई इतनी सी बात समझनी है कि हम लोग सेल से बने हैं, सेल मल्टीप्लाई होता है टिश्यू, टिश्यू टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बन जाता है, एंड ऑर्गन ऑर्गन मेक्स ऑर्गन सिस्टम, एंड विथ मेनी ऑर्गन सिस्टम, है ना, द ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ। ओके, सो दिस इज दैट इजी, क्लियर? क्या आपको ये याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। अगर वीडियो यहाँ तक आप देख लिए हो तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इतना सा आपको करना है, बाकी मेहनत तो मैं कर ही रहा हूँ अपने हिसाब से। फन फैक्ट, द yolk of an ostrich egg is single cell. It is the largest non-cell in the living world, 130 mm to 170 mm. देखो, सेल बहुत छोटे होते हैं वैसे तो। सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, या फिर हमारे अगर एक छोटे से पार्ट को भी अगर हम देखेंगे तो उसमें बहुत सारे सेल होते हैं। सेल बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत पड़ती है। हम सेल को ऐसे नहीं देख सकते नेकेड आई से, लेकिन कुछ सेल है जिसको हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं, जैसे कि यॉल्क। अंडा जो होता है, एग जो होता है, वो एक सिंगल सेल कंटेन करता है। मैंने कहा सिंगल सेल कंटेन करता है, वो पूरा एक सिंगल सेल नहीं है, वो एक सिंगल सेल कंटेन करता है। उसका जो यॉल्क होता है, पीला वाला पार्ट होता है यॉल्क, येलो वाला पार्ट, वो क्या है सर? एक सिंगल सेल है। तो अगर अंडा देखेंगे तो ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ा अंडा है, तो उसका जो यॉल्क है वो सबसे बड़ा यॉल्क है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रिच का जो एग यॉल्क है वो लिविंग वर्ल्ड में सबसे बड़ा सेल है। लगभग 11-13 सेंटीमीटर से लेकर के 17 सेंटीमीटर तक, आप सोच के देखो, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। 13 सेंटीमीटर से 17 सेंटीमीटर तक जो है ऑस्ट्रिच का एग हो सकता है, लार्जेस्ट सेल लिविंग बीइंग, ठीक है? ओके, लेट्स गो अहेड। अब यहाँ से आता है हमारे पास एक दूसरा टॉपिक, यानी जो हमने दो पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड किया था, उसमें से एक पार्ट सेल था जो हमने देख लिया शॉर्ट में, है ना। और हमारे पास दूसरा पार्ट है, वो है माइक्रोब्स का, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। तो कह रहा है इंटर द वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेंस जो कि सबसे छोटी चीज़ है, माइक्रोस्कोप का बेसिक पार्ट है, लेंस के बाद ही माइक्रोस्कोप बना। इसके बिना शायद माइक्रोस्कोप के बारे में नहीं सोचता इंसान। यहाँ से दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे हमारे आसपास में अलग अलग किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये बैक्टीरियाज को दिखा रहा है, ये शैवाल को दिखा रहा है, ये अमीबा को दिखा रहा है ना, ये पैरामीशियम को दिखा रहा है। तो ऐसे हमारे आसपास बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब, दोनों सेम ही चीज़ है। अ टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विजिबल ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप, जिसको हम लोग देखने के लिए, वैसे माइक्रो में नहीं होता, बहुत ही छोटा, है ना। ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट या एनिमल, तो बहुत ही छोटा एनिमल जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब यहाँ पर फिर से यूनिसेलर और मल्टीसेलर की बात कर दिया है। यूनिसेलर क्या होता है कि अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। ऊपर था मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, डेफिनेशन दोनों का आ गया। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। वैसे जो मैंने कहा नोट्स से आप डेफिनेशन वगैरह याद करेंगे। तो जो ये सब ऑर्गेनिज्म दिखाए जा रहे हैं, ये सब के सब सिंगल सेल के हैं। इवन के जो बैक्टीरिया वगैरह, उसमें तो सिंगल कंप्लीट सेल भी नहीं होता है, उसके सेल में तो भाई थोड़े से कमी रह जाती है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जैसे हम लोगों के सेल के बाहर में सेल वाल, उसके बाद साइटोप्लाज्म, उसके बाद न्यूक्लियस था ना, तो माइक्रोब्स में से जो बैक्टीरिया है उसके पास ये न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है। ये न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और न्यूक्लियस के जगह पे न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है, जो कि ऐसे रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें मतलब जो फंक्शन करता है, बहुत हद तक डीएनए कैरी करता है और फंक्शन करता है एक न्यूक्लियस की तरह, बट वो एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो आप क्लास 9th में इस चीज़ को पढ़ोगे और इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल बोल करके आप पढ़ोगे वहाँ पे। की पॉइंट, नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई, दे एग्जिस्ट एब्सोल्युटली एवरीवेयर, वाटर, सॉइल, एयर, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स एंड इनसाइड आवर बॉडीज। ये भले ही नहीं दिखता हो ऐसे हमारे नेकेड आई से, लेकिन ये हर जगह है। ये पानी में है, ये हवा में है,
ये मिट्टी में है, ये हर जगह है, ये हमारे बॉडी के अंदर है, ये हमारे खाने में है, ये एक्सट्रीम कंडीशन में, बहुत गर्म, बहुत ठंडे जगह पे, नॉर्मल कंडीशन में, हर जगह पर है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एवरीवेयर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कनेक्टेड टू अस, they are beneficial sometime and some microbes are harmful also, so we will learn those things okay further, but अभी आप ये समझ लीजिए कि ये हर जगह है। और ये हम अगर नंबर्स की बात करें या क्वांटिटी की बात करें तो नंबर्स में तो भैया ये बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस प्लांट पे जितना हम देख सकते हैं उन सब से कहीं ज़्यादा नंबर ऑफ माइक्रोब्स हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे होते और ये थोड़े से जगह पर भी लाखों में हो सकते हैं, है कि नहीं है? इतनी सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्या है। ओके, सो द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज द कैटेगरीज ऑफ माइक्रोब्स। हम लोग क्लास 8th में ये 4 कैटेगरीज मेनली पढ़ते हैं। ये पहला कैटेगरी आपको दिख रहा है बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, दूसरा कैटेगरी है फंगी, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है अलगी। ये 4 कैटेगरी यहाँ पर दिखाया गया, आप इसको याद कर लेंगे। माइक्रोब्स 4 टाइप के हो गए, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और अलगी, इसको आप याद कर लेंगे। और 5वां है आपका वायरस, जिसको हम कई दफ़ा माइक्रोब्स में कंटेन लिविंग में भी कई दफ़ा हम इसको जोड़ते भी हैं, नहीं भी जोड़ते, इसीलिए इसको अलग से रखा गया है क्योंकि इसका थोड़ा अलग मामला है। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है बैक्टीरिया। मैंने कहा कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं, मतलब इनके पास तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं होता है। इसके पास न्यूक्लियस की जगह पे ऐसे रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बाकी सेल वॉल्स और साइटोप्लाज्म वगैरह और बाकी बहुत सारे और भी पार्ट्स होते हैं। गुड, लेकिन ये एक सिंगल सेल पे डिपेंडेंट है, इसका पूरा लाइफ एक सिंगल सेल पे है, एग्जिस्ट करता है। ये अलग अलग शेप के हो सकते हैं, ये रॉड शेप्ड हो सकते हैं, ये ऐसे सर्कुलर मतलब क्या बोलते हैं स्फेरिकल हो सकते हैं, ये मतलब अलग अलग स्पिंडल हो सकते हैं, ये अलग अलग शेप के हो सकते हैं, अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि सभी बैक्टीरिया दुनिया में एक जैसे ही हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अलग अलग किस्म के बैक्टीरियाज भी हैं और बहुत किस्म के बैक्टीरियाज हैं दुनिया में, ठीक है। इसका एक एग्जांपल हो गया जैसे राइजोबियम, इसका एग्जांपल हो गया बैक्टोलैसिलस, है ना। ये सब क्या है? बैक्टोलैसिलस, है ना, बैक्टोलैसिलस। उल्टा भाई ये क्या हो गया मुझे, लैक्टोबैसिलस। स्पेलिंग क्या होता है? बैसिलस, SC होना चाहिए, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा कैटेगरी है फंगी, इसको हम लोग फंगस भी बोलते हैं, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि ये माइक्रो फंगस अ लार्ज इनफ टू बी सीन विद द नेकेड आई लाइक मशरूम। हम लोग मशरूम देखे होंगे ना, जिसको हम लोग सांप का छत्ता भी बोलते हैं, वो वाइट सा मशरूम खाते भी हैं, है कि नहीं है? ऐसा ये जो मशरूम होता है ये एक फंगी का ही जो है कैटेगरी है। मशरूम या फंगस हम लोग देख सकते हैं। एक तो ये दिख रहा है ईस्ट जो होता है, ये भी फंगस कैटेगरी का ही एग्जाम्पल है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये कैसा ऊपर में ऐसा है ना, ऐसा स्फेरिकल शेप है, इसमें छोटे छोटे इसके बीज भी होते हैं, है ना। तो फंगस कैटेगरी का छोटा भी होता है जो नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है, और बड़ा भी होता है जैसे कि मशरूम। ऐसे ही आपको अलगी में भी छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। ये नॉन ग्रीन पार्ट होता है, ये नॉन ग्रीन होता है, यानी अपने से अपना खाना नहीं बना सकता है। वाइट कलर का मेन जनरली होता है, जैसे कि आप फल वगैरह सड़ते हुए देखेंगे, उसके ऊपर जो वाइट होता है, या ब्रेड मोल्ड वगैरह जो होता है, ब्रेड मोल्ड भी फंगस के कैटेगरी का है, जिसमें जो वाइट होता है उसमें क्या होते हैं, उसमें क्या एब्सेंस होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल नहीं होता है। अच्छा, एक और चीज़ आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रख लो, एक चीज़ सेल में ही पाई जाती है, इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट। तो जो जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिस सेल में, वो क्लोरोफिल कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल कंटेन करता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है ना, और क्लोरोफिल जिसके अंदर होगा वो क्या कर सकता है? अपना फूड खुद बना सकता है। बहुत क्लियर सी बात है। तो आप इसको याद रखेंगे कि जिस सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल जिसमें पाया जाता है वो अपना खाना खुद बना सकता है कि नहीं है? तो दोज है ना ऑर्गेनिज्म विच कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल है ना कैन मेक और प्रिपेयर देयर ऑन फूड, जैसे कि जैसे कि ये अलगी हो गया, कुछ बैक्टीरिया भी अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए फंगस के बारे में। एग्जांपल ईस्ट हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, मशरूम हो गया, इसका एग्जांपल हो गया नॉन ग्रीन होता है। हमारे पास जो तीसरा है वो है हमारे पास प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया है, यह आपका यहाँ पर एक एग्जांपल दिया अमीबा, है ना, ये एग्जांपल है अमीबा, ठीक है। अमीबा इसका एग्जांपल है, ये पैरामीशियम है,
ये क्या है, पैरामीशियम। तो अमीबा और पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल हुआ। अगर हम बात करें इन लोगों के पास, जैसे इसके पास ये जो आप पैर जैसा स्ट्रक्चर देखते हैं, इसको बोलते हैं सीलिया, सॉरी सीडोपीडिया। इसके पास फॉल्स फुट है, इससे ये मूवमेंट करता है। इसके पास भी ये सीलिया टाइप देख रहे हो आप, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो। एक स्पेशल टाइप का इसके पास ऐसा पार्ट है जिससे क्या करता है, मूवमेंट करता है, ठीक है नहीं है, बिल्कुल। तो मूवमेंट करने के लिए इनके पास है ना फंक्शनिंग ऐसे पार्ट्स होता है, या सभी के पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है। जैसे इसके पास भी अगर आप देखेंगे तो ये टेंटेकल्स लाइक स्ट्रक्चर है, जिससे ये मूवमेंट में इनको हेल्प मिलता है। तो प्रोटोजोआ जो होता है वो क्या होता है सर, वो भी नॉन ग्रीन होता है। ये कंप्लीट सेल होता है, इसके पास न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन, सेल है ना, और साइटोप्लाज्म वगैरह सब कुछ होता है। ये अपना है ना अलग अलग तरीके से फूड को गेन करते हैं और खाते हैं। ये सब आपको मिट्टी उट्टी में भी देखने को मिल सकता है, या मिट्टी के अलावा पानी वानी में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। बैक्टीरिया तो हर जगह ही है, हमारे खाने में, बॉडी में, पानी में, हवा में, हर जगह है। इस तरीके से आप फंगस वगैरह, मैंने कहा कि ब्रेड मोल्ड वगैरह, ब्रेड में, अचार उचार में फल सड़ जाता है उसमें, या कोई भी खाना वाना ख़राब हो जाता है, वहाँ पर आप फंगस को ईजिली देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है अलगी। अलगी जनरली जो होता है ना, अलगी ये आपको क्या है सर, ये ग्रीन होता है, इसमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है और ये अपना खाना खुद बना सकता है, ठीक है। अलगी है ना, खुद बना सकता है। अलगी जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अलगी के बारे में अलग से हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारा इसका मतलब इम्पोर्टेंस है हमारे रियल वर्ल्ड में, लिविंग वर्ल्ड में, ठीक। तो ये 4 अलग अलग कैटेगरी हो गए जिसको आपको याद रखना है, ठीक। याद रखेंगे, सबके एग्जाम्पल याद रख लेंगे, ये चारों टाइप याद रख लेंगे कि ये माइक्रोब्स के टाइप हैं। 5वां हमारे पास है वायरस। क्या है बच्चों, वायरस। वायरस का नाम आपने सुना होगा, एग्जाम्पल अगर बात करें तो कोरोना वायरस है ना, कोरोना वायरस। उसके अलावा डेंगी है ना, मलेरिया, पोलियो, पोलियो वायरस है, ये सब वायरस का एग्जांपल है। ये माइक्रोस्कोपिक बट असेल्यूलर, यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, ये लिखा है कि असेल्यूलर, नॉट मेड ऑफ सेल। इवन कि इसमें तो सिंगल सेल भी नहीं होता, हालांकि इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैटेगरी में रखते हैं, बट इसके पास एक कंप्लीट सिंगल सेल भी नहीं है। किसके पास, वायरस के पास। they multiply only inside the living cell of a host, plant, animal, bacteria, and often cause disease। कह रहा है कि ये ना, अगर ये बाहर है, अगर ये हवा में है, अगर ये पानी में है, अगर ये बाहर कहीं पर है, तो ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग ही नहीं है, ये सेल से भी नहीं बना हुआ है, ठीक है। एक तो बैक्टीरिया था जो कम से कम एक कंप्लीट सेल नहीं रख रहा था, लेकिन चलो यूनिसेलुलर उसको मान रहे थे। ये तो असेलुलर है बच्चों, असेलुलर, ठीक है। और ये बाहर बिल्कुल किसी पार्टिकल की तरह है, लेकिन जब ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर में आता है, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, जब लिविंग बॉडी के अंदर आ जाएगा तब ये एक्टिव होगा, मल्टीप्लाई होगा, मतलब नंबर्स बढ़ाएगा अपना। और ये कई दफ़ा अक्सर ये डिजीज़ काउज करता है, जैसे पोलियो, कोरोना, ये सब डिजीज़ था, है कि नहीं है, जो एक वायरस की वजह से हो रहा था। लेकिन वायरस जैसे ही हमारे बॉडी से बाहर चला जाएगा, जैसे हवा में चला जाएगा, जैसे ही इन्वायरमेंट में चला जाएगा, तो फिर वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। इसीलिए इसको लिविंग और नॉन लिविंग का बॉर्डर भी कहा जाता है वायरस को। आप ये पार्ट याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, सो समटाइम वी जस्ट टेक अ नंबर, okay, there are 5 microbes: virus, bacteria, algae, protozoa, okay, fungi, but sometimes we don't include it, and generally in class 8 we will not include, because our NCERT just saying there is 4 types of microbe, that is bacteria, fungi, okay, protozoa and algae, okay. So there is 4 type of microbes, and another microbe that we are talking about, that is virus, okay, but not in the category। ये थोड़ा सा अलग है और ये डिजीज काउज करता है, और इसके बारे में अगले चैप्टर में भी आपको आएगा, ठीक है। चलो, यहाँ पर 2 फोटो दिया गया है और ये दोनों फोटो आप देख सकते हो। टॉपिक है माइक्रोब्स इन आवर डेली लाइफ। जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि ये हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, ये हमसे कनेक्टेड है और इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि ये जो हमारा ऑरेंज है वो ख़राब हो रहा है, इसके ऊपर वाइट वाइट सा है ना, कुछ ऐसा दासा बैठ रहा है। ये पाउडर लाइक स्ट्रक्चर है, बट इसको अगर आप जूम करके देखोगे माइक्रोस्कोप से तो पता चलेगा ये फंगी है। ये क्या है सर, फंगस है, ये फंगस है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक तरह का ऐसा चीज़ है जो क्या कर रहा है, उस डेड मटेरियल को खा करके अपना लाइफ जो है सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है क्या कि माइक्रोब्स शो इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी इन शेप, जैसे कि कुछ माइक्रोब्स स्फेरिकल होते हैं, कुछ रॉड शेप्ड होते हैं, कुछ इरेगुलर होते हैं, जैसे कि अमीबा था, इरेगुलर था। दे कैन बी हाईली बेनिफिशियल और डीपली हार्मफुल। वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, और वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। कुछ
हार्मफुल है कुछ, जैसे यहाँ पर कह रहा है हार्मफुल, पाउडरली कॉटन लाइक फंगल ग्रोथ काउजिंग फ्रूट और रोट, जाहिर से फ्रूट टू रोट, जैसे ये फंगस है जो क्या कर रहा है, फल को सड़ा दे रहा है। हम तो नहीं चाहते कि फल सड़े ना, लेकिन सड़ता है, हम क्या करें, है कि नहीं है। तो बैक्टीरिया अक्सर उन जगहों पर पाया जाता है ना, उन जगहों पर पाया जाता है जहां पर खाना हो, है कि नहीं है। अगर मान लो पानी नहीं है कोई जगह पर, जैसे फल वल में अच्छा खासा वाटर होता है, अगर हम अचार उचार की बात करें जिसको हम अच्छा खासा नमक दे करके और ऑयल में प्रिजर्व करके रखते हैं, तो वहां पर जल्दी बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता है, क्योंकि वहां पर वाटर बहुत कम होता है। हम लोग सुखा करके अचार बनाते हैं, है कि नहीं, एकदम अच्छे से ड्राई करते हैं, वाटर बिल्कुल भी उसमें ना हो ऐसा ड्राई करते हैं। तो जहां पर चीजें ड्राई होंगी, जहां पर चीजें बिल्कुल वाटर से दूर होंगी, वहां पर माइक्रोब्स लेस ग्रो करेगा, माइक्रोब्स नहीं पाए जाएंगे, लेकिन जहां पर वाटर होगा वहां पर ज्यादा माइक्रोब होगा। ये बात आप थोड़ा याद करके रखिए। उसके अलावा कह रहा है कि बेनिफिशियल, जैसे कि गट बैक्टीरिया लिविंग इनसाइड आवर इंटेस्टाइन एक्टिवली हेल्प डाइजेस्ट आवर फूड, हमारे अंदर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे हमारे गट में पाए जाते हैं, है ना, और वो क्या कर रहे हैं, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो वो भी बैक्टीरिया है। ये भी बैक्टीरिया है जो चीजों को खराब कर रहा है, वो भी बैक्टीरिया है जो हमें फायदा पहुंचा रहा है। हम लोग लैक्टोबैसिलस, दही हम लोग खाते हैं, कर्ड, है ना, उसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है जो हमारे बॉडी को क्या करता है, बेनिफिट पहुंचाता है, हमारे लिए वो अच्छा बैक्टीरिया है कि नहीं है। चलो, यहाँ पर ये बात आप समझ गए होंगे कि कुछ हमारे लिए फायदेमंद है और कुछ हमारे लिए नुकसानदायक है। इतनी सी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो आपको और हमको समझना ही चाहिए, वो है नेचर्स, है ना, अल्टीमेट रिसाइकलर। बैक्टीरिया रिसाइकलर है, कैसे, देखो, सबसे पहले डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, मान लो हमारे आसपास में इतने सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो मरते हैं। आप सोच के देखो कि इस अर्थ पे कितने सारे एनिमल आए होंगे, कितने सारे प्लांट्स ग्रो किए होंगे अब तक जब से ये बना है, लाखों करोड़ों, और वो सब जैसे कि इंसान ही कितने मरे हैं। अगर वो सब नहीं सड़ता, वो सब ऐसे डिके बर्बाद नहीं होता और मिट्टी में नहीं मिलता, तो वो क्या होता, आज पूरी दुनिया में बस लाशें ही होती हर तरफ, नहीं होता। तुम सोच के देखो यार कि लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में मर गए और वो सब मिट्टी बन गया, और सिर्फ इंसान नहीं, बाकी इतने सारे टाइप के एनिमल, इतने सारे प्लांट्स, इतने सारे ट्रीज, इतने सारे चरिंद परिंद, है कि नहीं है, छोटे चूहे, कीड़े मकोड़े, वो सब के सब मर रहे हैं और सब के सब मिट्टी बन जा रहे हैं। ये कौन कर रहा है, ये बैक्टीरिया कर रहा है। ये क्या हो रहा है सर, ये ऐसे देखो, ये बैक्टीरिया जो क्या कर रहा है, बैक्टीरिया फंगस यानी माइक्रोबियल एक्शन की वजह से ये क्या होता है, डिकम्पोज होता है, सड़ता है, इनका डिकम्पोजिशन होता है, और ये सिंपलर मॉलिक्यूल में, ये सिंपलर मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसको हमारा सॉइल क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है ना, ऐसे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। जाहिर सी बात है, हम इंसान भी जो एनर्जी ले रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, जाहिर सी बात है हम लोग प्लांट या एनिमल को ईट करते हैं, खाते हैं, और वो एनिमल या प्लांट का जो रिसोर्स है, जो एनर्जी है, वो आखिरकार कहाँ से है, मिट्टी से है। मिट्टी से हमने लिया हुआ एनर्जी को अपने एनर्जी में कन्वर्ट किया, फिर हम जब मर जाते हैं तो हम भी मिट्टी में ही मिल जाते हैं और हमारा एनर्जी वापस से मिट्टी में चला जाता है। जितनी भी गंध है, गोबर उबर भी है, वो सब भी सड़ता है और उसके अंदर जो एनर्जी है वो सब के सब वापस मिट्टी में जाता है। तो ये जो बैक्टीरियाज हैं, ये जो फंगस है, ये जो माइक्रोब्स हैं, ये क्या करते हैं सर, ये इनको सिंपलर मॉलिक्यूल में, है ना, डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं, सड़ाते हैं, जो सॉइल एब्जॉर्ब करता है, और उसकी जो न्यूट्रिशन है, उसकी जो न्यूट्रिशन है वो वापस से कहाँ जाता है सर, सॉइल में जाता है ना, और वो मेन्योर बनता है, वो खाद बनता है, और फिर उस पे क्या होता है, प्लांट ग्रो होते हैं और वापस से वो सॉइल से उसको टेक करते हैं, है कि नहीं। कह रहा है कि डिकम्पोजिशन एक प्रोसेस है, द बैक, है ना, ब्रेक डाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिकम्पोजिशन क्या है, एक तरह का जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। याद रखिएगा कि माइक्रोब्स क्लीन द एनवायरनमेंट एंड रिटर्न वाइटल न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। अगर माइक्रोब्स नहीं होता तो हमारे एनवायरनमेंट क्लीन नहीं होता, हमारा पूरा दुनिया गंदा होता है। ये माइक्रोब्स ही है जिसकी वजह से दुनिया इतना साफ सुथरा है। ये माइक्रोब्स नहीं होते तो जो मैंने एग्जांपल दिया कि सिर्फ डेड एनिमल और प्लांट्स से दुनिया भरे हुए रहते तो हम लोग कहाँ सर्वाइव करते, है कि नहीं है। तो ये बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। और हम लोग आज जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, खेती करते हैं, इसमें जो हम लोग, है ना, अलग अलग किस्म के अनाज उगाते हैं, इसका जो न्यूट्रिशन मिट्टी से मिल रहा है, ये भी इसीलिए मिल पा रहा है क्योंकि पहले वाले सारे जो है सड़ गल करके डिकम्पोज होकर के मिट्टी में चले गए हैं, तभी मिल रहा है। वरना सब सिर्फ मिट्टी से अगर ले ही रहे होते तो मिट्टी में न्यूट्रिशन खत्म हो जाता ना। अभी तक थोड़ी ना हम ऐसे खेती कर पाते। चलो, आगे कह रहा है क्या
आपने एक एक्टिविटी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि आप अगर कोई फ्रूट का पील वगैरह है ना, या केले का ही छिलका आप अगर क्या करेंगे, मिट्टी में कहीं पर थोड़े दिन गाड़ के रख देंगे तो 2-3 हफ्ते के बाद उसको देखेंगे कैसे वो है ना एक अलग कलर में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है कि उस पे बैक्टीरिया और फंगस एक्ट कर रहा है और उसको जो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको तोड़ करके डिकम्पोज करके सिंपल मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश कर रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे हमें बैक्टीरिया का वैल्यू समझ में आता है, और स्पेशली हम माइक्रोब्स कहते हैं कि नॉट ओनली बैक्टीरिया बट माइक्रोब्स आर हाउ फ्रेंडली फॉर द इन्वायरमेंट एंड हाउ इंपॉर्टेंट फॉर द इन्वायरमेंट। विदाउट माइक्रोब इन्वायरमेंट जो इतना क्लीन है इट कुड नेवर बी पॉसिबल। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो एक बहुत और इम्पोर्टेंट चीज दी गई है, हमारे पास अगला है माइक्रोब्स एज फ्यूल एंड रिसोर्स, है ना। माइक्रोब्स हमारे लिए फ्यूल भी बना सकता है। जैसे यहाँ पर एक प्लांट दिया है, ये प्लांट में क्या किया जा रहा है कि सबसे पहले हम अगर माइक्रोब्स का यूज करके चाहें तो गंदगी से ऐसे चीजें जो सड़ सकती हैं, डिकम्पोज जो डिकम्पोज हो सकती हैं, उन चीजों को अगर हम पैक कर दें और उसमें ऑक्सीजन ना जाने दें, तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया और फंगस होते हैं, वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में, मैं जो प्रोसेस कर उसको समझिएगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में बैक्टीरिया और फंगस है ना डेड डिकेइंग मटेरियल्स को एक ऐसे गैस क्या करता है, डिकम्पोज करके कार्बन डाइऑक्साइड डिकम्पोज करके कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस बनाता है, और ये ज्यादातर मेजरली मीथेन गैस बनाता है। ये मीथेन गैस क्या हो सकता है सर, जल सकता है, बर्न हो सकता है। जैसे कि एलपीजी गैस बर्न होता है वैसे मीथेन गैस होता है। तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में माइक्रोब्स खास करके बैक्टीरिया और फंगस क्या करते हैं सर, डेड डिकेइंग मटेरियल्स को है ना डिकम्पोज करते हैं, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस मेनली निकलता है। और ये मीथेन गैस को अगर हम निकाल लें तो उससे क्या कर सकते हैं, हम फ्लेम आग जला सकते हैं। अब जब आग जला सकते हैं तो उससे हम हीट निकाल सकते हैं, और हीट से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से हम न जाने कौन कौन से अप्लायंस चला सकते हैं। अभी जो हमारा डिजिटल बोर्ड चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी से, जो कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी से, आप जो वीडियो देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से, अभी आप लाइक करिएगा वीडियो को, आई थिंक कर ही दिए होंगे, है ना। तो ये सब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। तो ये इतना बढ़िया चीज है। और वो जो गैस बनता है उसको हम लोग बोलते हैं बायोगैस। क्या बोलते हैं उसको, बायोगैस। हमारे इंडिया के अंदर 1980 से ही, मतलब 19th सेंचुरी से ही क्या है सर, है ना, बायोगैस के बड़े बड़े क्या है सर, प्लांट्स लगे हुए हैं। प्लांट्स मतलब वो जगह जहां पर चीजें बनती हैं। ठीक है, कह रहा है बैक्टीरिया इन ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट। क्या कह रहा है, ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट, याद रखिएगा, बिना ऑक्सीजन, ऐसे जगह पे जहां पे ऑक्सीजन नहीं है, क्या करता है सर, रिलीज मीथेन गैस यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग, है ना, एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो मीथेन गैस को हम लोग यूज कर सकते हैं कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा। और वो जो गैस निकालता है हम लोग उस तरह से निकाला गया गैस को क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं, क्योंकि उसमें माइक्रोब से निकाला गया वो गैस है, माइक्रोब्स के द्वारा बनाया गया वो गैस है। अगला है सर हमारे पास रेस्क्यूअर्स। ठीक है, ये फ्यूल था, अब रेस्क्यूअर्स देखो। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती। 1938 में पैदा हुए थे, 2020 में मर गए। वेस्ट बंगाल में पैदा हुए थे, अमेरिका में मरे। इन अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली थी, इसलिए हम कह सकते हैं इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपने हिसाब से जेनेटिकली मॉडिफाई करके बैक्टीरिया बनाया था। ठीक है, अब बनाया था, यस, है ना। उस बैक्टीरिया को सुपरबर्ग कहा गया था। क्या, सुपरबर्ग, इधर दिखाई देगा, चलो, सुपर बग। जो सुपर बग बनाया था, चूंकि उसने जेनेटिकली मॉडिफाई करके अपने माइक्रोब इंजीनियरिंग से वो बनाया था, इसीलिए 1980 में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने उसको पेटेंट दिया था, उस सुपर बग का, उस बैक्टीरिया का। पेटेंट का मतलब क्या होता है, कॉपीराइट दिया था कि उसके मर्जी के बिना कोई उस बैक्टीरिया को यूज नहीं कर सकता है, कोई उस बैक्टीरिया का बिजनेस नहीं कर सकता या कुछ भी। यानी वो बैक्टीरिया उसका हुआ। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ था किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, चूंकि बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का पेटेंट किसी को मिला था, यह पहली बार हुआ था। आनंद मोहन चक्रवर्ती को अपने सुपर बग के लिए पेटेंट मिला था। अब ये क्या कर सकता था सर, ये कर सकता था, ये ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया था। ये क्या था सर, ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया था। अब ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि समंदर से जो सी है ना,
उससे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है ऑयल का, पेट्रोल डीजल वगैरह, और हम लोग जानते हैं कि समंदर के नीचे से वो निकाला भी जाता है। तो ऐसे में अगर वो अगर वो मान लो क्या कि कुछ निकल जाता है ना, रिसाव हो जाता है, तो वो तेल समुद्र के ऊपर तैरेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी होगी, और जो हमारा वाटर में जो लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है, वो ऑक्सीजन की कमी से है ना मर सकता है, या उसकी जिंदगी में खतरे आ सकते हैं। एक तरीके से वाटर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है ना, ऑयल का जाना। और जाहिर सी बात है, आज के टाइम पे जो इंडस्ट्रीज हैं या पूरी दुनिया का जो कचरा है, वो कहीं ना कहीं पानी में मिल जाता है, तो पानी गंदा हो रहा है, उसमें पूरा तेल मिल रहा है, और ऑयल चूंकि सरफेस पे तैर रहा होता है, तो वो ब्लॉक कर रहा है ऑक्सीजन चेन को। तो ऐसे में ये जो सुपरबर्ग है, ये ऑयल को ईट करके उसको डिकम्पोज कर सकता था, उसको तोड़ सकता था, एक हिसाब से ऑयल को है ना एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता था जो पानी में सॉल्युबल बन जाए, है कि नहीं है। तो ये सुपरबर्ग इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इनकी जो खोज थी, उससे वाटर का क्या हो रहा था, एनवायरमेंट का एक बड़ा फायदा हो रहा था। ठीक है, और इसको यूज भी किया जाता है आज के टाइम पे भी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा आनंद मोहन चक्रवर्ती के बारे में। ठीक है, अब हमारे पास है एक अलग सा टॉपिक, द मैजिक ऑफ, है ना, द मैजिक ऑफ बेकिंग। ईस्ट, ईस्ट किस कैटेगरी में है? ईस्ट फंगस कैटेगरी में है। आपको ईस्ट पाउडर बोल करके एक पाउडर खरीद के भी मिलता है दुकान में। ईस्ट कह रहा है एक यूनिसेलुलर फंगस है जो कन्वर्ट करता है शुगर को अल्कोहल में। इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होगा? फर्मेंटेशन क्या? फर्मेंटेशन, ठीक है, फर्मेंटेशन। तो बेसिकली ईस्ट एक फंगस है, यूनिसेलुलर है ना, जो नॉन ग्रीन होता है, ये शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, हाँ, इसीलिए अगर आप चाहें तो आटा में थोड़ा चीनी मिला करके, उसमें थोड़ा ईस्ट पाउडर मिला करके, थोड़ा गर्म पानी से उसको अच्छे से क्या कर लीजिए, गूंद लीजिए आटा को। उसको आप थोड़ी देर के 2-4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, थोड़े गर्म जगह पर, एकदम ठंडा जगह पे नहीं। तो आप 2-4 घंटे के बाद देखेंगे, एक तो वो फूल जाएगा, और दूसरी बात है उसका सेंट जो है थोड़ा अल्कोहलिक हो जाएगा, जैसे होम्योपैथिक दवा या शराब जैसा, है कि नहीं है। तो ये क्यों हो पाया? क्योंकि वहां पे फर्मेंटेशन हुआ। ईस्ट जो है वो शुगर को, जो आपने ऐड किया था, उस शुगर को खाया, और उसने रिस्पिरेशन करी, और रिस्पिरेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से फूल गया वो आटा। ओके, और उसका सेंट, चूंकि उसमें कुछ अल्कोहल भी निकला, है ना, इसी अल्कोहल की वजह से सेंट थोड़ा सा अल्कोहलिक हो जाता है। ओके, फर्मेंटेशन उसी ब्रेकडाउन ऑफ शुगर विदाउट ऑक्सीजन रिलीजिंग गैस, अल्कोहल, गैस में कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल, है ना, कोई भी। कह रहा है कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन CO2 इज पास थ्रू इट। ये एक चेकिंग है, चेकिंग का तरीका है। लाइम वाटर से हम क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं कि कोई चीज जो है कार्बन डाइऑक्साइड कोई गैस निकाला है कि नहीं निकाला। मतलब रुको, मैं थोड़ा और क्लियर करता हूँ। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहीं से निकला हो, अब पता करना हो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, तो उस गैस को आपको लाइम वाटर से, यानी चूना पानी से पास करना होगा थोड़ी देर। तो चूना पानी आपका बिल्कुल व्हाइट, है ना, दूध का, मिल्क कलर का हो जाएगा। तो उससे कन्फर्म हो जाएगा कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकला है। क्लियर? तो ये ऊपर क्लास की चीज है, या थोड़ा अलग टॉपिक हो गया, इसको छोड़ भी दो, कोई बात नहीं। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है, ऐसे तो फर्मेंटेशन की डेफिनेशन में नहीं पूछा जाएगा आपको इस चैप्टर में, है ना, लेकिन आप समझने के लिए चीज समझ सकते हैं। ठीक है, तो शुगर जो है ईस्ट के साथ मिल करके क्या बनाता है सर? अगर ऑक्सीजन ना हो तो अल्कोहल बना सकता है, और CO2 बना सकता है, और बबल्स बनेंगे, जिसकी वजह से जो आपका डफ है वो राइज हो जाएगा, है ना, उड़ जाएगा। और ये जो डफ है, इस डफ का क्या बनता है सर? है ना, पावरोटी बनता है, इस डफ का केक बनता है, इडलीज बनता है, बहुत सारी चीजें बन सकता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कैसे पावरोटी और केक कैसे फुला हुआ रहता है, और उसके बीच में स्पेस रहता है, बबल जैसा। वो ईस्ट की वजह से है, क्योंकि उसने जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाले थे, उसकी वजह से वो स्पेस बन गया। ओके, तो इंडस्ट्री में, घर पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो एक तरह का माइक्रोब ही है, तो इससे भी हम लोग को इसका यूज समझ में आता है। एज ईस्ट रिस्पायर एंड ब्रेक्स डाउन फूड, दे रिलीज CO2 बबल। दिस ट्रैप्ड गैस मेक डफ सॉफ्ट एंड फ्लफी। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है, आप ये एक्टिविटी जो मैंने आपको बता दिया कि इसको अगर आप ऐसे, है ना, डफ में मिला करके आप रखते हो, तो जो एक्टिविटी मैंने शुरू में बताया वही बात है यहाँ पर। उसके अलावा देखें यहाँ पर दिया है कि नहीं दिया? हाँ, दिया है अगला, चलो। उसके अलावा यहाँ पर देखिए और काम है। हेल्पफुल बैक्टीरिया, जैसे कि कर्ड और क्रॉप्स के लिए हेल्पफुल है। एक और चीज है, अगर आप दूध को गर्म करके थोड़ा गर्म, उसमें आप 1 चम्मच कर्ड डाल देते हो, है ना, उसके बाद आप उसको किसी वार्म जगह पे ही रख देते हो, ठंडे जगह पे ये काम नहीं करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया थोड़ा जो
अच्छे टेम्परेचर में ग्रो करता है, जो ठंडी जगह होता है यानी कि लो टेम्परेचर में बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। तो आप जानते होंगे कि जो दूध है उसमें मिठास होती है, उसमें है ना सुक्रोज होता है ना, ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है। तो ये सुक्रोज जो है वो क्या कर लेगा सर, ये खा लेगा। कौन? ये बैक्टीरिया उस सुक्रोज को खाएगा और उसको कन्वर्ट करेगा, लैक्टोबैसिलस उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, लैक्टिक एसिड में। सुक्रोज को खा करके कन्वर्ट करेगा लैक्टिक एसिड में। कह रहा है कि लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट्स मिल्क शुगर इनटू लैक्टोबैसिलस, है ना। और जो हमारा लैक्टोबैसिलस की वजह से मिल्क जो है कर्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कर्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको कर्ड बनाने का प्रोसेस बताया गया है, वही प्रोसेस है। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर किया गया कि रिक्वायर्ड्स वार्म कंडीशन, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये भी क्या है, लैक्टोबैसिलस एक तरह का बैक्टीरिया है, ये एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और ये कैसे हमारे डेली लाइफ में हेल्प कर रहा है हम लोग को। यहाँ पर एसिड रिलीज नहीं कर रहा है, एक और बात, सॉरी यहाँ पर अल्कोहल रिलीज नहीं कर रहा है, एसिड बना रहा है। ठीक है, अभी पहले क्या बना रहा था वो, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में अल्कोहल बना रहा था, ईस्ट जो था। लेकिन ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है ना, उसको उस शुगर को खा करके ये लैक्टोबैसिलस एसिड बना रहा है, लैक्टिक एसिड बना रहा है, ये अल्कोहल नहीं बना रहा है। इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ है यहाँ पर, ये आपको दिखाया जा रहा है राइजोबियम बैक्टीरिया का कुछ एक्टिविटी। ये जो रूट दिखाया गया है, रूट में जो ये नोड्स आप देख रहे हो, इस नोड्स में एक चीज़ पाया जाता है, इसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या नाम है? राइजोबियम बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होता है एक लिविंग रूट वगैरह में, नोड्यूल्स में पाया जाता है, खास करके यहाँ पर लेगम्स में। लेगम्स मतलब जो दाल वाले फसल है, जैसे मूंग, मसूर, अरहर वगैरह, है ना, पीस, बीन्स वगैरह, इसमें ट्रैप होते हैं। और ये नाइट्रोजन को, है ना, कन्वर्ट करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया का काम क्या है अगर आपसे पूछा जाए, तो राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है नोड्स में, ऐसे प्लांट्स के, और खास करके लेगम्स के रूट में। इसका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन है कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म्स बाय बैक्टीरिया, या बाय प्लांट्स करना चाहिए, बाय बैक्टीरिया नहीं, बाय प्लांट्स करो बेटर हो जाएगा। ठीक है इसका। अब ये बात समझो, देखो हमारे इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन पाए जाते हैं, ये बात सभी जानते हैं, है ना। लेकिन 78% नाइट्रोजन जो पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे प्लांट डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड को अपने पत्ते वत्ते से, स्टोमेटा वगैरह से लेकर के यूज़ कर लेता है, नाइट्रोजन लेकर के यूज़ नहीं कर सकता है। डायरेक्ट नाइट्रोजन यूजेबल नहीं है प्लांट्स के लिए। तो प्लांट्स क्या करता है ना, एक मिनट में एक बार चेक कर लो तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। हाँ हो रही हैं। प्लांट्स क्या करता है ना, अलग फॉर्म में नाइट्रोजन को, जैसे नाइट्रेट वगैरह फॉर्म में यूज़ करता है। तो बेसिकली ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये मिट्टी में जो ट्रैप्ड नाइट्रोजन होता है उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, नाइट्रोजन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिस फॉर्म में प्लांट यूज़ कर सकता है, यूजेबल फॉर्म में। तो ये बेसिकली नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया, नाइट्रोजन को उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जिस फॉर्म में प्लांट यूज़ कर सकता है, स्पेशली प्रोटीन वगैरह बनाने के लिए। तो जितने भी लेगम्स होते हैं वो इसके लिए बहुत अच्छे होते हैं, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसीलिए किसान क्या करता है कि दो अलग अलग क्रॉप्स के बीच में कुछ लेगम्स उगा लेता है, ताकि अगर दाल न भी हो, पीस बीन्स न भी हो, तो उसके जो प्लांट्स होंगे, उसका जो रूट्स होगा, उसमें है ना नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, जिससे वो जो सॉइल होगा वो ज़्यादा पावरफुल बनेगा। वो जो सॉइल होगा उसमें नेक्स्ट टाइम जब कोई क्रॉप उसमें उगाया जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसके पास अच्छा खासा क्या है, नाइट्रोजन का वो फॉर्म है जो प्लांट यूज़ कर सकता है। तो आप, आई होप कि आपको राइजोबियम बैक्टीरिया का भी समझ में आ गया। तो देखो लैक्टोबैसिलस भी एक बैक्टीरिया है, राइजोबियम भी एक बैक्टीरिया है, और कैसे ये हेल्प कर रहा है हमारे लाइफ में, कैसे इफेक्ट कर रहा है डायरेक्टली। ये हमको है ना कर्ड बना के दे रहा है, लैक्टोबैसिलस बना के दे रहा है, लैक्टिक एसिड। ये राइजोबियम बैक्टीरिया हमको नाइट्रोजन फिक्स करके हमारे प्रोटीन्स बनाने में हेल्प कर रहा है प्लांट्स में, है ना, हमारे क्रॉप्स को है ना बेहतर बनाने में हेल्प कर रहा है। तो ये हमसे डायरेक्टली क्या है सर, हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं। इतनी बात समझ गए? आइए आगे बढ़ते हैं। नोट्स में ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज टीनी हेल्पर इन वाटर अमेजिंग माइक्रो अल्गी। अल्गी हमने जो लास्ट में टाइप पढ़ा था ना, अल्गी एक चीज़ है। अलगी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर फोटो दिखाया गया है। अलगी भी छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अलगी छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ये हमारा चौथा कैटेगरी था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, माइक्रोब्स का, उसी का ये एग्जाम्पल है। एक चीज़ है स्पाइरुलिना, क्लोरेला, ये सब नाम है, ये सब अलगी का टाइप है। जैसे बैक्टीरिया बहुत किस्म के होते हैं, वैसे अलगी बहुत किस्म के होते हैं।
तो बेसिकली कह रहा है कि दीज माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिज्म मेक फूड विया सनलाइट एंड प्रोड्यूस मोर देन 50% ऑफ द अर्थ्स टोटल ऑक्सीजन सप्लाई। दे आर इनक्रेडिबली रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अब क्या कह रहा है, देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। हमारे इस इन्वायरमेंट में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन साइकिल जो चल रहा है, प्लांट्स क्या करते हैं, जब खाना बनाते हैं, जब वो फूड बनाते हैं, तो उस टाइम पे वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। हम लोग जैसे कि रिस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज़ करते हैं अपना फूड प्रोसेसिंग में, वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो हमारे इन्वायरमेंट में एक मेंटेनेंस बना हुआ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। बट आपको ये जानकर के हैरानी होगी, चूँकि ये जो अलगी है ये भी प्लांट कैटेगरी में ही आते हैं, ये ग्रीन होते हैं, तो ये भी खाना बनाते हैं, ये भी क्लोरोफिल रखते हैं, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकालते हैं, और इस अर्थ का टोटल ऑक्सीजन का 50% ऑक्सीजन, अर्थ के टोटल ऑक्सीजन का 50% ऑक्सीजन सिर्फ कौन निकालता है, अलगी निकालता है। 50% ऑक्सीजन, अब सोच के देखो, इतना सारा है कि नहीं है। तो भाई ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ये न्यूमेरस बहुत ज़्यादा है। ये हमारे मतलब ये पेड़ पौधे में या फिर मिट्टी में पाया जाता है, लेकिन ये खास करके पानी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और आप वैसे भी सोच के देखो, हमारे अर्थ का 75% या 70% तो वाटर ही है ना, और वाटर में ये पाए जाते हैं। ये छोटे से मतलब माइक्रोस्कोपिक से लेकर के बहुत बड़े बड़े तक होते हैं अलगी, इतने बड़े बड़े तक होते हैं कि है ना, शिप को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। 60 मीटर लंबे लंबे भी होते हैं। जैसे हमने कहा कि कुछ फंगस बड़ा होता है, जैसे हमने कहा है ना वो मशरूम, वैसे अलगी भी कुछ बहुत छोटा होता है जो माइक्रोस्कोपिक होता है, और कुछ बहुत बड़ा होता है, कुछ यूनिसेलुलर होता है, कुछ मल्टीसेलुलर होता है, ठीक है। और ये दूसरी चीज़ क्या है, जैसे स्पाइरुलिना है, क्लोरेला है, ये रिच इन प्रोटीन्स होता है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है। इसमें विटामिन B12 पाया जाता है, इसमें B6 पाया जाता है, चलो B6 कम, लेकिन विटामिन B12 पाया जाता है, और बहुत सारा प्रोटीन, मतलब 60% प्रोटीन पाया जाता है भाई इसमें, ठीक है, बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है। तो हम इसको फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर बॉडी में प्रोटीन की कमी है, या जो वेजिटेरियन है उसके लिए एक बहुत अच्छा ये ऑप्शन हो सकता है, वेजिटेरियन इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना, अपना प्रोटीन है ना सप्लीमेंट की तरह, या विटामिन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, है कि नहीं। अब कह रहा है क्या कि या जैसे स्पाइरुलिना, क्लोरेला, डायोटम्स आर यूज्ड बाय ह्यूमंस एज ए हेल्थ सप्लीमेंट्स। दे आर एज यूज्ड टू क्लीन वाटर एंड मैन्युफैक्चर बायोफ्यूल। ये बायोफ्यूल भी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ना, और ये वाटर को भी क्लीन करता है। अब यहाँ पर आज क्या हो रहा है ये देखो इंपॉर्टेंट, कि प्रोटेक्टिंग माइक्रो अलगी इज क्रिटिकल, इट इज़ इंश्योर्स ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्ट्स आवर इन्वायरमेंटल, है ना, इन्वायरमेंट्स फ्रॉम द सेवर क्लाइमेट चेंज थ्रेट्स। अब जाहिर सी बात है, सेवियर क्लाइमेट चेंज थ्रेट्स। देखो हमारे आज के टाइम पे हमारे एक्टिविटी की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, हमारा वाटर से लेकर के हमारा एयर तक, हमारे सॉइल तक सब कुछ क्या हो रहा है सर, पोल्यूट हो रहे हैं। और ये पोल्यूशंस की वजह से ये जो माइक्रो अलगी हैं, ये भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे इनके बहुत सारे ऐसे कैटेगरी हैं जो ख़त्म हो रहे हैं। अब इससे क्या होगा, हमारा जो पूरा ऑक्सीजन चेन है वो बर्बाद हो जाएगा। ये जैसे पानी में पाए जाते हैं, और जो मछलियाँ होती हैं या वाटर बॉडी में जो और एनिमल्स होते हैं वो इसको खाते हैं, उसके लिए ये एक फूड का सोर्स है। तो अगर हमारे एक्टिविटीज़ की वजह से ये जो अलगी है ये ख़त्म हो रहा है, तो ये एक बहुत आई थिंक चिंताजनक बात है, और हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम ह्यूमन्स ही हैं जिन्होंने ये सब सिचुएशन पैदा कर दिया है, और हम ह्यूमन्स ही हैं जो अपना साइंस का और अपने ब्रेन का यूज़ करके इन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। गुड, तो हम लोग ये करेंगे, और हम सब पे जिम्मेदारी बनती है। आई होप कि आपको अलगी का जो है अलग से वैल्यू समझ में आया होगा। 2 एग्जाम्पल याद रखेंगे, स्पाइरुलिना और क्लोरेला, ठीक है। चलो यहाँ पर कुछ ऐसा ही एक ओवरव्यू है कि न्यूक्लियाइड के बारे में कह रहा है। जैसे कि हमने कहा था कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें न्यूक्लियाइड होता है ना। क्लोरोप्लास्ट के बारे में यहाँ पर कहा कि ग्रीन ऑर्गेन में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर पाता है। उसके अलावा फीचर्स की बात करें, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो एनिमल में भी होता है, प्लांट में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है। लेकिन ट्रू न्यूक्लियस की बात करें तो एनिमल में या प्लांट में तो होता है, लेकिन बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता है बल्कि न्यूक्लियाइड होता है। सेल वाल की बात करें तो एनिमल में सेल वाल नहीं होता है, प्लांट में सिर्फ सेल वाल होता है, बैक्टीरिया में भी हो सकता है ना। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट मतलब जिसमें क्लोरोफिल पाएगा तो जो ग्रीन होगा उसमें पाया जाएगा। तो प्लांट एनिमल ग्रीन नहीं होता है, लेकिन प्लांट ग्रीन है तो उसमें पाया जा सकता है। बैक्टीरिया ग्रीन नहीं होते, उसमें भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। आई होप आगे बढ़ते हैं, ये सब समझ में आ गया होगा। फंगी आर द यूनिक, दे हैव अ सेल वाल लाइक प्लांट्स बट नो क्लोरोप्लास्ट, कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। फंगी जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, है ना। वो प्लांट में है, वो प्लांट कैटेगरी में है, लेकिन वो क्लोरोप्लास्ट नहीं रखते हैं, इसकी वजह से वो खाना नहीं बना सकते हैं। वो फंगस जैसे मशरूम वगैरह है, ठीक है। इसको आप यूनिकली ऐसे याद रख सकते हैं, जीके के लिए आप पूछ भी सकते हैं अपने दोस्तों से। आइए सर, एक रिवीजन है छोटा सा, आप शॉर्ट में एक बार थोड़ा सा माइंड मैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें।
सबसे पहले हमने पढ़ा बिल्डिंग ब्लॉक सेल के बारे में। सेल हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है ना। एक सेल अलग अलग शेप का हो सकता है और अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग शेप और फंक्शन जो होता है ना, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में अलग अलग किस्म के सेल पाए जाते हैं। हमारे पास हिडन इकोसिस्टम है, माइक्रोब्स है, जो कि ऐसे नहीं दिखता, इनविजिबल है, नेकेड आई से नहीं दिखेगा, लेकिन हमारे आसपास हर जगह एग्जिस्ट करता है, वाटर में, एयर में, इन्वायरमेंट में, हर जगह। उसके अलावा इसके कैटेगरीज हैं, जैसे कि हमने 4 कैटेगरी मेनली पढ़ा, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड अलगी। वायरस भी एक यूनिक किस्म का क्या है सर, असेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके। उसके बाद हमारे एसेंशियल हेल्पर के हमने पढ़ा कि कैसे हमारे पास कुछ बैक्टीरिया हैं जो हमें डिकम्पोजिशन में, इन्वायरमेंट क्लीन करने में हेल्प कर रहे हैं, कुछ फूड प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, कुछ सॉइल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहे हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया जैसे था, कुछ ऑक्सीजन को, है ना, ऑक्सीजन साइकिल में हेल्प कर रहे हैं जैसे अलगी। ये सब कुछ हमने पढ़ा। आई होप कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं। हम अगले चैप्टर में उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे उनसे डिजीज़ होते हैं और कैसे अपने हेल्थ को हम बेहतर बना सकते हैं और कैसे उनसे हम बच सकते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वो भी हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन आइकन को भी आप क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। लाइक ज़रूर करना, शेयर करना दोस्तों के साथ।